प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक गांधीवादी विचारों के अंतर्गत गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए आवश्यक भी है। गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के प्रमुख 5 बिंदु हैं। पहला, औद्योगिकरण का विरोध। दूसरा, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। तीसरा, व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास की धारणा। चौथा, अपरिग्रह का सिद्धांत। और पांचवा, वर्ग सहयोग की धारणा। औद्योगिकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए इन्हीं नैतिक दृष्टिकोण के कारण गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे। उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मानव का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इस प्रकार औद्योगिकरण में शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण से बेकारी बढ़ती है क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पहले से ही काम और साधन कम और जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगिकरण से लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त औद्योगिकरण का एक दोष यह भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, जो कि लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का शत्रु है। पर इससे यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के प्रयोग के पूर्णतः विरुद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धांत यह था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में काम आती हैं उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण के लिए वे रेल, जहाज, सिलाई की मशीन और चरखा आदि के समर्थक थे, किंतु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वदा त्याज्य समझा जाना चाहिए। दूसरा है उनका कुटीर उद्योगों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योगों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव का एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे। उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए तो कुटीर उद्योग धंधे ही सर्वोत्तम है। व्यक्तिगत संपत्ति और न्यास धारणा यानी ट्रस्टीशिप सिस्टम। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती है और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन यदि धनिक वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार न हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
जिसके अनुसार धनिकों को चाहिए कि वे अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझें और उसमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के हित के कामों में लगाएं। गांधी जी का कहना था कि धनिक ऐसा न करें, उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग न किया जाए, बल्कि अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह के द्वारा उसका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सत्य मार्ग पर लाने की चेष्टा की जाए। लेकिन यदि पूंजीपति प्रन्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में कार्य करने में नितांत असफल रहे तो शासक के द्वारा उसके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए और उसका संचालन लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, लेकिन वे सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल अहिंसात्मक साधनों का ही प्रयोग करने के पक्ष में थे। अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी का एक अन्य विचार यह है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी का मत था कि प्रकृति स्वयं इसका उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकताओं भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह न करे। महात्मा गांधी मानवीय इच्छाओं की अत्यधिक वृद्धि से भी चिंतित थे और सादगी और संतोषपूर्ण जीवन को ही आदर्श समझते थे। वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा है। गांधीवाद साम्यवादी दर्शन के वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करता। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते बल्कि एक ही होते हैं। उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। गांधी जी का विचार था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उनकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध और व्यवस्था में भागीदार बनाकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी का विचार था कि यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो वे उसकी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस संबंध में वे सुंदर उपमा देते हुए कहते हैं, नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि शुष्क रेगिस्तान में रहता है अन्न पैदा करने के अधिक अवसर होते हैं। इस प्रकार गांधी जी का मत था कि मानव जीवन का मूल मंत्र सहयोग है, संघर्ष नहीं, और मजदूर वर्ग पूंजीपति से अलग रहने की अपेक्षा उसके संसर्ग से अधिक लाभ उठा सकते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना। गांधी जी के आर्थिक विचार उनके राजनीतिक विचारों की तुलना में अधिक अव्यवहारिक हैं। इस प्रकार उनकी आलोचना का आधार है, सबसे पहले गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया है, आलोचक उसे युग के नितांत विपरीत, अव्यवहारिक और अनुचित मानते हैं। आलोचकों के अनुसार वर्तमान समय में औद्योगिकरण या यंत्रीकरण को अस्वीकार करना रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना है। औद्योगिकरण ने कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को जन्म तो दिया है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिनका हल न किया जा सके। दूसरा, गांधी द्वारा आर्थिक समानता स्थापना करने के लिए संपत्ति के संबंध में जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आलोचक उसे नितांत अव्यवहारिक मानकर उसकी आलोचना करते हैं। गांधी सोचते थे कि पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन से पूंजीवाद को समाप्त करके वे आर्थिक समानता स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आलोचकों के अनुसार इस प्रकार का हृदय परिवर्तन बिल्कुल भी संभव नहीं है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक जीवन की जटिलताओं को न समझते हुए मानव की नैतिक शक्तियों में ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना है। इस संबंध में एम एन रॉय लिखते हैं, गांधी जी पूंजीवाद की निंदा करते हैं परंतु उसे समाप्त करने को नहीं कहते। डिसरेली की भांति वह उन्हें चीनी चढ़ाकर कड़वी गोली निगलने को कहते हैं। आलोचकों के अनुसार यदि पूंजीवाद की समाप्ति और आर्थिक समानता की स्थापना की जानी है तो यह कार्य उत्पादन के प्रमुख साधनों के राष्ट्रीयकरण के आधार पर संभव हो सकता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो जनसामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनाने के बजाय पूंजीपतियों का रक्षा कवच बनकर रह जाएगा। प्रोफेसर दत्ता के शब्दों में, वर्तमान समाज में प्रभावी वर्गों को अपदस्थ करने के किसी भी आंदोलन के विरुद्ध गांधी जी का सिद्धांत एक रक्षा कवच का कार्य करता है।
आलोचकों के द्वारा न केवल गांधी जी की आर्थिक विचारधारा को अव्यवहारिक बताया गया, बल्कि गांधी जी के उद्देश्य पर भी संदेह किया गया। वे कहते हैं कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन पूंजीवाद की रक्षा के लिए किया गया है और गांधीवादी दर्शन पूंजीवादी दर्शन का अभिन्न अंग है। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र के संबंध में गांधी जी की आर्थिक विचारधारा व्यवहारिक नहीं है, किंतु गांधी जी की नैतिक ईमानदारी पर संदेह करना उनके साथ अन्याय करना है। गांधी जी को अहिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव के हृदय परिवर्तन की क्षमता में अद्भुत विश्वास था और अपने इस आध्यात्मिक विश्वास के कारण दरिद्र नारायण के सच्चे साथी के नाते उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गांधी जी पर पूंजीवाद का समर्थक होने का आरोप इस कारण से और भी अधिक अनुचित हो जाता है कि गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की असफलता की स्थिति में संपत्ति के राष्ट्रीयकरण एवं श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप से उद्योगों के प्रबंध का सुझाव भी दिया गया था। अब गांधी जी के सामाजिक विचार हम देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में बांट सकते हैं। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी के सामाजिक विचारों की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहली है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष माना जाता है और अनेक व्यक्ति इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, किंतु इसका आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्य के द्वारा अपने पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए और उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष रहा है। मध्य और आधुनिक काल में नानक, कबीर, राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने इसका विरोध किया, किंतु वे इसका मूल आधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। गांधी जी अस्पृश्यता को सामाजिक जीवन के लिए कलंक मानते थे। उनका कथन था कि ये एक घातक रोग है जो समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी सवर्ण हिंदुओं को समान मंदिर में प्रवेश और पूजा आराधना करने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। गांधी ने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध और गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर भी बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था और हरिजन की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जितने प्रयास किए, संभवतः उतने किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किए। तीसरी है सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। गांधी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का भरसक प्रयत्न किया। ये सभी धर्मों को समान समझते थे। उन्होंने सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्त्री सुधार।
राजा राम मोहन रॉय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। उनका कथन था कि स्त्री किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती है, कमज़ोर कहना उसके प्रति अन्याय और अपमान है। उनका कथन था कि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किंतु गांधी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्यक्षेत्र घर ही है। बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास है और इस दृष्टि से गांधी जी अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि यह शिक्षा युवकों को शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का अहित होता है। देश की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने नवीन शिक्षा प्रणाली दी, जिसको बुनियादी शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहली है, शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप से कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों को शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही दी जाना चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तीसरा है, शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करता है उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। गांधी जी द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया गया था।